एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज हो चुका है, हमारे साथ तो हो ही चुका है और एक्सप्रेसो आप ट्यून कर चुके हैं। कल के शो को बहुत ज्यादा पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। खासतौर पे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कल के लोगों को मौसीकी वाला सेगमेंट बहुत पसंद आया था। बहुत शुक्रिया नवाजिश, आप जब हमें बताते हैं तो हमें और एनर्जी मिलती है कि हम कुछ नया आपके लिए लेकर आए। कि मौसीकी वाला फैक्टर जब से हमने ज्यादा करना शुरू किया, फीडबैक भी उस हवाले से बहुत अच्छा है। मुझे लगता है सुबह सुबह अच्छा म्यूजिक हो तो आपका दिन का आगाज, लोग तंग आ जाते हैं ना सुबह सुबह, मतलब बहुत ज्यादा हार्डकोर खबरें। और वैसे पीछे कोरोना में लोगों ने इतना डिप्रेशन गुजारा है, तो इसलिए अब लोग वैसे कोरोना के हवाले से अच्छी खबर ये है कि इस वक्त केसेस तो कम हो रहे हैं लेकिन डेथ टोल थोड़ा सा ज्यादा है। वो लोग जो कि ऑलरेडी इससे मुतासिर हैं वो बेचारे ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब थोड़ा सा केसेस में कमी आ रही है। आप रुक जाए सब। कल आप क्या कह रहे थे मैच के बारे में, ये बताएं। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आपको लेने पड़ेंगे। कल हमने जिस तरह से लीड ली है और फवाद आलम ने जैसे सेंचुरी की है, मैंने खुद ट्वीट किया फवाद आलम के लिए, क्या जबरदस्त खेले और जबरदस्त 100 की, और उनकी पहली 100 और होम ग्राउंड पे पहली 100 थी और बहुत ज़बरदस्त 71 की आई थिंक उनकी औसत इससे पहले मौजूद है जिससे वो खेल रहे हैं। और पाकिस्तान ने हम कह रहे थे कि शायद साउथ अफ्रीका 88 डिसअपॉइंटेड थे और इन्होंने मिर्जा साहब ने कल बहुत मायूसी की बात की। लेकिन ऐसी शर्मिंदगी मुझे रोज चाहिए, मैं रोज ऐसी शर्मिंदगी आपको इंशाल्लाह रोज देने वाली हूं। सुबह सुबह बहुत कुछ है शो में, लेकिन सबसे पहले हम आगाज करेंगे आज की हेडलाइंस। पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी, ऑपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं, वजीर आजम इमरान खान। मरियम नवाज ने ब्रॉडशीट को फ्रॉड शीट करार दे दिया, कहा कि वजीर आजम को जवाब देना होगा, एक दिन आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोरोना के केसेस कम मगर अमवात ज्यादा, चीन से कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें चंद रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, डॉक्टर फैसल सुल्तान। क्या बच्चे फितरतन साइंसदान और फनकार होते हैं? जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। यमनी खाने वाले मारूफ नात गो शायर मुजफ्फर वारसी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जी हेडलाइन से आपको अंदाजा हो गया कि आज के शो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर का जिक्र आते ही अरमला हसन का गला खुश हो गया। क्यों? अब तो खबरें अच्छी आना शुरू हो गई हैं, हुकूमत के लिए अच्छी आना शुरू हो गई, ऑपोजिशन के लिए थोड़ी अच्छी नहीं है। सियासी माज़ाराई की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान लफ्जी जंग बदस्तूर जारी है, जो कि काफी अच्छे से जारी है। पीडीएम के हवाले से बात करें तो अभी तक हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली सामने लाने में नाकाम नजर आती है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद पर जोर दे रही है, जबकि दीगर जमातें लॉन्ग मार्च पर इसरार करें। बिल्कुल, और अब तो नून लीग हुकूमत गिराने के मौक़िफ़ से भी पीछे हटती नजर आ रही है। मरियम नवाज ने इन हाउस तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि पीटीआई को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें वजीर आजम इमरान खान, तो उन्होंने हुकूमती और इत्तेहादियों के पार्लिमानी इजलास में दावा किया है कि पीडीएम अमली तौर पर खत्म हो चुकी है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अरकान असेंबली जो है अपोजिशन पर तवज्जो देने की बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। ब्रॉडशीट की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट ने जस्टिस अजमत सईद से ब्रॉडशीट समेत अपोजिशन का जो मेगा स्कैंडल है उसकी तहकीकात के लिए भी डटी हुई। बिल्कुल, और मरियम नवाज समेत अपोजिशन की कई जमातों ने कमीशन पर संगीन इल्जामात लगा दिए हैं। इस पे मरियम ने तो कहा है कि जस्टिस अजमत जो है वो अलहदा हो जाए इससे, वरना हम हकाइक सामने लेकर आएंगे। खैर, इसी पे बात कर ली। मोहम्मद खान साहब वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं वो इस पे क्या सोच रहे हैं। अली भाई वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, आई होप यू डूइंग ग्रेट। ये अपोजिशन तो आपके लिए खतरा कभी भी नहीं थी, हमें ऐसा लगता है पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होने की हैसियत से। आपके लिए खतरा तो आपकी गवर्नेंस थी, महंगाई के मसाइल थे, मईशत थी, और वो खतरा अभी तक आपके सर पे मौजूद है, डोंट यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ इस एडिशन के साथ कि अपोजिशन जो है वो हमेशा खतरा रहती है, लेकिन ये अपोजिशन जिसका कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है और जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो 3 और 4 बार बतदरीज आजमाए जा चुके हैं, 3 बार नून लीग, 4 बार पीपल्स पार्टी, तो जो बार बार आजमाए जा चुके हैं और अवाम ने उनको रद्द कर दिया हो इलेक्शन के जरिए, तो फिलहाल मैं नहीं समझता उनसे कोई बड़ा खतरा है। हाँ, चैलेंज हमारे सामने गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस के इश्यूज जो माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज और करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से हमारे पास छोड़े गए, लेकिन उसमें भी बतदरीज बेहतरी आ रही
है। मैं समझता हूँ हम जांचे जाएंगे 2023 में उन बातों पे जो हम करते थे कि क्या हम इंसाफ पे खड़े रहे, क्या हम करप्शन के खिलाफ खड़े रहे, क्या मेरिट के लिए खड़े रहे, या अपनों को नवाजते रहे और वैसे नारे लगाते रहे मेरिट के, या अकाउंटेबिलिटी हमारा नारा था, दूसरों का एहतसाब करते रहे और अपनों का नहीं किया, या निजाम को कितना दुरुस्त किया। ये फैसला अवाम करेगी 2023 में। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, ब्रॉडशीट की बात करें, हुकूमत ने जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तो बनाया है, लेकिन ऑपोजिशन इस पर मुतमईन नजर नहीं आ रही, शदीद इल्जामात लगा रही है। क्या इस सारी सिचुएशन में जब ऑपोजिशन इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, इतने बड़े मेगा स्कैंडल्स की गैर जानिबदार जो तहकीकात है वो हुकूमत के लिए चैलेंजिंग होगा? चैलेंज तो है, क्योंकि 20 साल पुराना गंद आपने जो है उसमें हाथ डाला है। वो गंद जो पाकिस्तान की सियासत की एक गंदी दास्तान है, जहां पाकिस्तान की सियासत में मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग रहे, चाहे वो मुफ्ती महमूद साहब हों, चाहे वो वली खान साहब हों, चाहे वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब हों, या और बहुत से, इवन भुट्टो साहब पे कभी करप्शन का एटलीस्ट चार्ज नहीं लगा। तो वहाँ अब ये एक दूसरा रुख हमारी सियासत का आया है कि गए वो दौर जब वो अजीम लोग हुआ करते थे, वो लोग जिनकी पॉलिसीज पे तो इख्तलाफ होता था, लेकिन कभी किसी ने 1 घंटा भी करप्शन चार्जेस पे जेल नहीं गए। हाँ, 15-20 भी हमारे पख्तूनों के जो एक बड़े लीडर थे एक जमाने में, बाचा खान बाबा, वो पता नहीं 25-30 साल जेल काटी, लेकिन करप्शन पे नहीं गए थे। तो आज अगर एक लीडर खड़ा है बगैर करप्शन चार्जेस के, वो इमरान खान है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये ब्रॉडशीट वो कहानी है कि अरबों रुपए के खांचे पाकिस्तान को लगे, फिर एक डील हुई, वो खांचा माफ किया, जिसने कमीशन लेना था उस इंतला की, वो सारी डिबेट उस पे हो रही है कि इसको कमीशन कितना मिला, क्यों मिला, देना चाहिए कि नहीं। इस पे अपोजिशन या मीडिया उतनी बात नहीं कर रहा कि जिसके लिए कमीशन उनको मिला कि आप इन्वेस्टिगेट करो। वो अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प, ये कहते हैं ना अजब करप्शन की गजब कहानी अली भाई, और बड़ी अफसोसनाक है। वो टैक्स पेयर का पैसा जिसे आप भैंसे बेच के बचाना चाहते थे या पुरानी गाड़ियां पीएम हाउस की बेच के बचाना चाहते थे, अरबों रुपए हमने ऐसी कंपनीज को दे दिए करप्शन का पैसा लाने के लिए, जो पैसा भी ले गई, आया भी कुछ नहीं। ये सब के ऊपर, हम सब के ऊपर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, एक सवालिया निशान है, चाहे वो हुकूमत में है या नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, दोबारा हम एशियाई तरक्याती बैंक से कर्जा ले रहे हैं। कशकोल तोड़ने की बात हम करे थे, नहीं टूटा, और अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपकी हुकूमत ने शुरू नहीं किया जो अगले 2 साल में मुकम्मल हो, और 2023 में आप कहें कि ये हमने करके दिखा दिया है। कैसे करेंगे आप 2023 में, क्या इरादे क्या हैं आपके? देखिए, प्रोजेक्ट्स तो वेरियस प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बूम में है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ महंगाई का इशू है, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, बेहतरी आएगी। एडीपी से कर्जा लेना रूटीन का काम है। असल चीज जो है वो ये है कि हम अपनी अच्छी पॉलिसीज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता होते होते आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं, फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं, ब्रॉडशीट की आपने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एतराजात भी शेख अजमत सईद साहब पे लगे हैं, लेकिन जो एक बहुत अलार्मिंग बात मैंने कल सुनी है, और वो बहुत खतरनाक बात है, कि एक बड़ी जमात की एक जो है मुतवक्को लीडर ये कह रही हैं कि शेख अजमत साहब पे आप और कोई और इल्जाम लगा लें तो लगा लें। ये बात करना कि ब्रॉडशीट के जमाने में डिप्टी प्रोसिक्यूटर थी, एक इल्जाम आप लगा सकती हैं, या कि वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे या डायरेक्टर्स पे हैं, ये एक इल्जाम लगा सकते हैं, जिसका कोई जवाब आ जाएगा। कि ये कहना एक बड़ी शख्सियत की तरफ से, मरियम बीबी की तरफ से, कि शेख अजमत साहब जो है उन लोगों के खिलाफ, नून के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा रहे, तो क्या आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया वो साजिश के तहत खुदा न खास्ता दिया था? क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? ये इस पे तो खैर ये तो उनका मौक़िफ़ है उसूली तौर पे, वो कहते हैं, वो तो जजेस का नाम लेके कहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खैर ये उनका मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब आगे हम बढ़ जाते हैं पॉलिटिकली। हम ये देख रहे हैं, जब एक जानिब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं अपोजिशन से और आप अवामी मसाइल पर तवज्जो दें, इस मसाइल के लिए कोई मैकेनिज़्म, आप पार्लिमानी उमूर के वज़ीर हैं, हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून साजी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, वो भी नहीं हुई। हम मुख्तलिफ जमातों के दरमियान एक अच्छी फिजा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपका पोर्टफोलियो है, कि कम अज़ कम सिचुएशन को काम डाउन किया जाए, वो भी नहीं हो रही। स्टिल एक नफरत की सी सियासत के अंदर फिजा है, और उसका नुकसान आपको भी पता है, आप अग्री करते हैं इस बात से, हमारी मईशत को हो रहा है। कोई इनिशिएटिव लेंगे हम? वज़ीर आज़म तो लेते नज़र नहीं आते, वो तो कहते हैं कि नहीं लेना। कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा कि कम अज़ कम सूरत हाल बेहतर हो, बाहर से इन्वेस्टर्स आएँ, कुछ मुल्क का इमेज बेहतर हो, ऐसा होगा? अभी जब सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, उसमें हमारे कुछ मेंबरान बढ़ जाएंगे, फिर वो जो कमजोरी रही कि सेनेट में हमारी अच्छे लॉ को, हर अच्छे लॉ को पोजीशन वाले उनकी उधर अक्सरियत है, रिजेक्ट करा देते थे, वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। बड़ी कानून साजियां आ रही हैं, हमने कल भी इस पे पार्लिमानी पार्टी में बात की है, मैंने इसको एज अ पार्लिमानी उमूर टेकअप किया है, खान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लेजिस्लेशन के काम को ज्यादा आप स्मूथन आउट
फैसिलिटेट करवाएं, उसके लिए एक मैकेनिज्म मैंने कल दिया है और इंशाल्लाह भी लेजिस्लेशन तेज होगी। लेकिन एक बात मैं अवाम को भी कहना चाहता हूँ, आपको भी, कि आप जरूर ये समझिए कि रूटीन की हुकूमत नहीं है। हम इन लोगों के खिलाफ जो स्टेटस और माफिया है, जो पिछले 35-40 साल की हुकूमतों में ये सारी करप्शन और सारा माफिया महूत इनके दौर में हुआ है, इनके साथ मिलकर ये तवक्को करना कि हम माफिया के खिलाफ कानून साजी करने में सपोर्ट करेंगे, ये खुद उस माफिया का बदकिस्मती से सारे नहीं लेकिन जो टॉप लीडरशिप हिस्सा रही है बतदरीज वक्त इनसे करप्शन के खिलाफ या अकाउंटेबिलिटी के हक में या मेरिट के लिए या इदारों की मजबूती के लिए तवक्को रखना अबस था और उन्होंने किया। क्योंकि अगर वो ये करते, हम इसे तावन करते तो सबसे पहले कानून के हाथ उन्हीं की तरफ जाते, तो हम उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद हमने उनको कहा है कि आए पार्लियामेंट में कानून साजी पे आप अपनी राय दें और उसमें अपना जो पॉजिटिव रोल है अपोजिशन का वो है। लेकिन इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कानून साजी में तेजी आएगी। ठीक है, सेनेट के इलेक्शन का जिक्र आपने कर दिया। एक तो जहांगीर तरीन साहब को सुना है, आपकी जमात के बहुत से लोग कह रहे हैं कि वापस लेके आए, उन्होंने जो टिकट वाली कमेटी है उसका चेयरमैन बना दें, तो बना देंगे क्या? आपके लिए नागुज़ीर है? और अगर बना देंगे तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके एक दफ़ा फिर बयानी की नफ़ी हो जाएगी कि कोई भी ऐसा शख्स जिस पे किसी किस्म का इल्ज़ाम होगा वो किसी ओहदे पे तो दरकिनार पार्टी का भी हिस्सा नहीं होगा? ऐसा नहीं लगता आपको? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे नहीं पता कि क्योंकि इस पे मेरे सामने कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई खास डिबेट कल पार्लिमानी पार्टी में भी इस बात पे नहीं हुई। टिकटों के मामलात को इमरान खान साहब जो हैं वो खुद देख रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक कमेटी मेरे ख्याल में बनाई है टॉप लीडरशिप की, जिसमें वो लोग हैं जिन पे कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई डिस्क्वालीफाई है या किसी के पे कोई चार्जेस हैं, कोई करप्शन के या किसी भी चीज के, चाहे गलत है या सही है, इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी पे आने से पहले अपने आप को चार्जेस से क्लियर करना वो बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। जहांगीर तरीन के हवाले से उन्होंने बड़ी एक न्यूट्रल सी स्टेटमेंट दी कि पहले चार्जेस से क्लियर होना चाहिए इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो हमें आपके साथ शेयर करना है। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। 23 दिसंबर 1933 को मेरठ के मोहल्ला सराय बेगम में पैदा हुए। मुजफ्फर वारसी के हवाले से बताएं तो उनको शेर कहने में कमाल हासिल था, लेकिन उनकी जामियत का सही अंदाज़ा आज तक कोई नहीं कर सका। मुजफ्फर वारसी को शोहरत नात गोई से हासिल हुई। मुजफ्फर वारसी साहब ने नातिया कलाम, हमदोसना, गज़ल, नज़्म, शायरी का नया उसलूब मुतारिफ़ करवाया। वो इस हुजूम शायरा में अब तक कम अज़ कम अगर बात करें तो शायद किसी के यहाँ हमें नहीं मिला। तू कुजा मन कुजा बहुत मशहूर हुई। उनकी लिखी हमद कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है को नुसरत फ़तेह अली खान ने अपने मखसूस अंदाज में गाकर आलमगीर शोहरत से हमकनार किया। दिखाई भी जो न दे, नज़र भी जो आ रहा है वही खुदा है। वारसी साहब को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी 1988 में नवाजा गया। 77 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। आज उनकी 10वीं बरसी है। हमने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बात करेंगे कोरोना वबा की। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में भी हमने जिक्र किया था, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस मौलिक वायरस के बायस अभी भी इसके वार जारी हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों में कोरोना की मस्बत केसेस और अमवात में कुछ कमी तो देखने में आई थी, ताहम अब 2 दिन से अचानक अमवात में इजाफा हो गया। बिल्कुल, और जिस पर हुकूमत की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उधर कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करें तो उसकी दस्तयाबी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल पाई जा रही है। ड्रैफ्ट ने 3 गैर मुल्की कंपनियों की वैक्सीन खरीदने की इजाज़त दे दी है। हमारे जो कह लें नेबर ममालिक हैं उनमें वैक्सीन लगना भी शुरू होगी, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक किसी कंपनी से वैक्सीन खरीदने का तरीकाकार और रेट्स का तयन नहीं कर सकी। सिर्फ चीन की तरफ से अहतिया की जाने वाली 5 लाख डोजेस पर इंतजार किया जा रहा है। जबकि बात की जाए मुल्क की आबादी की तो 22 करोड़ आबादी है, जिसमें 11 लाख के करीब फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स प्रोफेशनल शामिल हैं। 5 लाख डोजेस के अलावा बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। जो आप कह लें आम आदमी को कब वैक्सीन मिलेगी, ये सवाल तेजी से गूंज रहा है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमें CEO इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जरा बात लेते हैं, बिकॉज बड़ा फोर फ्रंट पे रहे हैं ये इस सारी सूरत हाल में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कल डॉक्टर फैसल की स्टेटमेंट हमने सुनी थी, आज अखबारात ने भी उसके ऊपर लिखा है कि अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है फॉर द वैक्सीन। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि 500,000 वैक्सीन फॉर 1 मिलियन प्लस पीपल, तो इसके लिए कैसे हम इसको तकसीम कैसे करेंगे? कोई मैकेनिज्म होगा या फिर जो है जैसे है कि बुनियाद पे लगाई जाएगी?
डॉक्टर साहब ऑडियो आपकी सुन नहीं पा रहे, शायद आपका शायद माइक आपका म्यूट है, जरा काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। मीनवाइल मैं जब तक मैं ये आप बल्कि बता दीजिए। बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स बता देते हैं जी। अभी हम कोविड सिचुएशन की बात करते हैं। कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो है 5,39,387, जबकि लास्ट 24 आवर्स की बात करें तो 1,910 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की भी हम बात करेंगे और साथ साथ डेथ टोल की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में 64 डेथ्स। अनफॉर्चुनेटली एक जान भी बहुत कीमती है। डॉक्टर साहब से शायद अब बात हो पाएगी। डॉक्टर साहब जरा काइंडली बोलिएगा, सवाल मेरा वही है कि 500,000 वैक्सीन, मोर देन 1 मिलियन हेल्थ वर्कर्स खाली हैं जो हमें वो भी हमें गिफ्ट के तौर पे आ रही है, तो इस सारी सूरत हाल को कैसे मैनेज किया जाएगा डॉक्टर साहब? ये तो सिर्फ एक पहली खेप है। इसके अलावा जो है ना और भी काम 1.2 मिलियन जो फरवरी के महीने में भी आ जाएंगी, और उसके अलावा जो है ना कोवैक्स जो है ना WHO और गावी के ऊपर भी एक पूरा उन्होंने WHO की एक कमिटमेंट है कि तकरीबन 120 ममालिक जो कि फाइनेंशियल जो गरीब ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान शामिल है, उसमें 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना WHO देगा। तो इसकी एक प्रायोरिटी सेट है फ्रंट लाइन वर्कर्स को, फिर ओल्ड एज को, 65 प्लस के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी और इस साल के आखिर तक मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह मेजॉरिटी 70% ऑफ द पॉपुलेशन को ये लग जाएगा और ये गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। और एक और काम जो गवर्नमेंट ने किया है वो ये किया है कि उन्होंने जो है ना प्राइवेट इम्पोर्टर्स को भी अलाउ किया, इंपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल्स को भी किया हुआ है। तो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग डेफिनेटली वो लोग चाहेंगे कि वो प्राइवेटली लेके लगा लें। तो हर एंगल पे काम हो रहा है। ठीक है, हर एंड पे काम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम साथ साथ अगर केसेस का भी जिक्र करें, अब हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि केसेस कुछ कम नजर आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम देखें 2 दिन से स्पेशली अब केसेस में और अमवात में ज्यादा इजाफा हो रहा है। क्या वजह है, इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? स्पेसिफिकली अगर हम सिंध की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो केसेस हैं, एक प्लेटू है, उसमें थोड़ा थोड़ा स्पाइक आ रहा है। जो मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से ये प्लेटू कायम है, अभी हम डाउनवर्ड ट्रेंड पे नहीं गए हैं। और एक जो इस दफा जो पहली वेव से दूसरी वेव में जो फर्क है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो माइल्ड केसेस थे, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस घरों पे मैनेज कर रहे हैं, और उसमें से फिर कोई जो हॉस्पिटल्स में जो आ रहे हैं, हॉस्पिटल में वो ज्यादातर सीरियस केसेस हैं, तो HDU ICUs के केसेस हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अमवात जरा ज्यादा हैं, और वो क्योंकि इस पर भी तकरीबन काफी मरीज जो है ना वो उस पे हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर है जिनको। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपने चूंकि प्राइवेट इंपोर्टर्स का जिक्र किया, हुकूमत ने भी उनको अलाउ किया, एक अच्छा इकदाम है। कम से कम एक वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस जानिब भी जा पाएंगे और दूसरी जानिब एक बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट होगी। लेकिन हमने जब कोविड टेस्ट्स आए थे तो उसके अंदर हमने कुछ मसाइल देखे थे कि जो सरकारी सतह पे टेस्ट हो रहे थे, लोग उस पर ज़रा भरोसा कम कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, इनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, और लोग प्राइवेट लैब्स की जानिब ज़्यादा जा रहे थे और कुछ लैब्स ने इसको बेजा भी इस्तेमाल किया। सभी ने नहीं, लेकिन कुछ ने कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो क्या वैक्सीन में भी ऐसी सूरत हाल तो नहीं हो सकेगी कि लोग प्राइवेट से वैक्सीन खरीदें, इसलिए प्राइवेट कंपनीज को बेहतर वैक्सीन मिल जाएगी और फिर रेट्स के ऊपर प्ले किया जाएगा? इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप लोग भी और गवर्नमेंट भी? क्या कोऑर्डिनेशन है आपकी? तो एक तो यह है, इसके ऊपर काफ़ी सख्ती से अमल किया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग। दूसरी ये कि जो प्राइसिंग है ना, प्राइसिंग जो वैक्सीन की है वो ड्रैप ने सेट करनी है हर वैक्सीन की। ठीक है, वो ड्रैप ही उसको करेगा, और उसके अलावा मॉनिटरिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग की जाएगी, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और अगर आप देखें भी तो लोगों ने भी प्राइवेटली भी कहा है कि उसको बेहतर प्राइस रखेंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अगर हम बाकी ओवरऑल पब्लिक के जो के लिए इंटरेस्ट की एक और बात यही कि वैक्सीन जैसे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स तो प्रायोरिटी में शामिल हैं और अभी आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन आ भी रही है मुल्क में, लेकिन आम आदमी तक इसकी रसाई कब पॉसिबल होगी? देखिए, आम आदमी तक ये जो है ना, जैसे फैसल ने भी कहा था, और ये कि जो क्योंकि इस पर एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया जो है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी की कैपेसिटी है वो भी पूरी दुनिया की डिमांड है, इसलिए जो मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक 70% ऑफ पॉपुलेशन को ये मिल जाएगी। ठीक होगा, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आम मामले पे हमसे बात की। डॉक्टर साहब का ये कहना था कि एक तो ये पहली जो खेप है वैक्सीन की, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके बाद फरवरी के अंदर दूसरी खेप भी आनी है।
एंड विद दैट उन्होंने कहा कि ड्रैप ने इस चीज़ को मद्देनजर रखा है कि जो प्राइस मैनिपुलेशन होती है वो ना हो जब प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे लेके आती हैं। और प्राइवेट कंपनीज वाले जो लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उनके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप प्रॉफिट जरूर कमाएं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा सोशली भी इस मामले में हमें थोड़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे दुनिया की सुपर पावर की। इस बारे में अब हम श्योर नहीं है। तो अमेरिका में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। सदर जो बाइडेन व्हाइट हाउस के मकीन बन चुके हैं। उन्होंने पहले दिन से ही फैसले लेने शुरू कर दिए और अपनी सदारत के पहले ही दिन साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की कई मुतनाज़ा पॉलिसियां उलट कर रख दी। बिल्कुल, उनका अफगानिस्तान के हवाले से भी अहम फैसला सामने आया है और ये बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन हमें लगती है। उन्होंने दोहा अमन वायदे पर नजरसानी का ऐलान किया है, ताहम कई मामलात में उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब ये फैसले हैं और दूसरी जानिब अमरीकी अदालत के फेडरल जज हैं जिन्होंने सदर बाइडन के तारिकीन वतन की मुल्क बदरी रोकने के लिए जो फैसला है उसको आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। दूसरी जानिब एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है अमरीका के अंदर और यूनी इंतहा पसंदों के हवाले से है जिनके बारे में हम मुसलसल बात करते चले आ रहे हैं सिंस 6 जैन, आपको मालूम है। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। बिलाल लाखानी हमारे साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम DC मौजूद हैं ऑन वीडियो लिंक। उनसे जरा पूछते हैं कि वो क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक पोस्ट इलेक्शन ये हमारा जो इंटरेक्शन है दूसरा इंटरेक्शन है और अब तक काफ़ी सारी चीज़ें इस विकेट के ऊपर डेवलप हो चुकी हैं जो बाइडन को लेकर। क्या देख रहे हैं आप एंड व्हाट अबाउट दिस थ्रेट जो कि जारी किया गया है, थ्रेट अलर्ट? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि अमेरिका में तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। सदर जो बाइडेन ने आके काफी लोगों को सरप्राइज किया है जिस स्पीड से वो तब्दीली लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपने भी बताया, पहले दिन ही ओवर 12 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो साइन हुए थे। मुस्लिम बैन रिपील हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका वापस गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में वापस गया। ये इमीडिएटली मैसेजिंग जो है वो जो बाइडेन साहब एक अमेरिका की नई करने चाह रहे हैं। फिर जो आज की सबसे बड़ी खबर है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है उसने टेररिज्म का अलर्ट इशू किया है और ये दहशतगर्दी के जो अलर्ट थे ये पहले जो है वो सिर्फ मुसलमान दहशतगर्दों के खिलाफ अलर्ट रेज किए जाते थे। ये पहली बार गोरे दहशतगर्द या डोमेस्टिक टेररिज्म के डर से अमेरिका में थ्रेट लेवल रेज किया जा रहा है और इससे एक खौफ की फिजा भी है अमेरिका के अंदर कि कुछ पता नहीं है क्या होगा। लेकिन एक बहुत ही एक डिवाइसिव भी एक टूल है क्योंकि अमेरिका हमेशा समझता था कि हम लोग तो कोई दहशतगर्द नहीं हो सकते। अब जो है ना वो जैसे कहते हैं कि कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल बिलाल, और अभी तो जो बाइडेन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। जिस तरह से अगर हम बात कर रहे थे कि अब इलेक्शन की कैंपेन से लेकर पोस्ट इलेक्शन तक अभी कुछ चीज़ें फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्या चेंजेस, क्या पॉलिसीज एक्सपेक्टेड है जो बाइडेन की नई मैनेजमेंट के साथ हम कह लेंगे एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पर सामने आ सकती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी वो अफगानिस्तान में अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी और उसके अंदर अमेरिका से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, एक तौर पे तो वो कह रहे हैं कि जो ज़ल्मे खलीलजाद जो ट्रंप के अपॉइंटेड एम्बेसडर थे उनको वो लोग रखेंगे जो पीस निगोशिएट कर रहे थे तालिबान और अमेरिका के दरमियान। ऑन दी अदर हैंड वो ये भी कह रहे हैं कि वो नजरसानी करेंगे जो ट्रंप ने एग्रीमेंट साइन करी है तालिबान के साथ जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत क्रिटिकल रोल था। आई थिंक इस चीज के अंदर बाइडेन साहब पाकिस्तान के ऊपर और मजीद लीन करेंगे और पाकिस्तान से एक क्लोज रिलेशनशिप रहेगी। प्रेशर भी आएगा पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के बगैर ये अमन माहिदा जो है वो आगे नहीं चल सकता, इसीलिए अभी गेम पाकिस्तान के हाथ में है। एक और चीज है जो एक सरप्राइज है पाकिस्तान के हाथ में, एक पत्ता है जो पाकिस्तान खेल सकता है और वो है हमारा जो बिलियन ट्री सुनामी है। जो बाइडेन साहब ने क्लाइमेट चेंज को अपनी वन ऑफ द टॉप ग्लोबल प्रायोरिटीज असाइन करा है और जॉन कैरी जो एक पाकिस्तान के दोस्त हैं उनको उन्होंने अपॉइंट किया है एज हिज क्लाइमेट का जो की मैन है। तो पाकिस्तान जो है वो वर्सेस के सिर्फ एक दहशतगर्दी के लेंस से देखा जाए वो अपने आप को एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट मुल्क के हिसाब से आगे पेश कर सकता है क्योंकि ये इमरान खान ने अपना इमेज बनाया है कि वो पाकिस्तान में एनवायरमेंटल का काम करना चाहते हैं और इससे जो बाइडेन के से भी एक
अनोखे तौर पे दोस्ती हो सकती है, डिप्लोमेटिक रैबिट आउट ऑफ द बॉक्स। अभी मैंने अपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के संडे के आर्टिकल में भी ये लिखा था कि वो हम पुल कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। और मेरे ख्याल में द टाइप ऑफ पर्सन इमरान खान इज, उनको ये करने में कोई कबाहत भी नहीं होगी, मुझे लगता है ही विल गो फॉर इट एंड ही शुड एक्चुअली। दूसरी जानिब जरा ट्रंप की इंपीचमेंट के हवाले से भी हमें बताइए क्या खबरें हैं, और ये जो जिस हम थ्रेट अलर्ट की बात कर रहे हैं इसको क्या अमेरिकन भी सीरियस ले रहे हैं इस सारी सूरत हाल के बाद? उनका क्या रिएक्शन है अमेरिकन सिटीजन्स का? बिल्कुल, अब जहां तक ट्रम्प की इम्पीचमेंट की बात है तो वो लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होते होते अटक गई है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि सेनेट के रिपब्लिकन्स जो हैं वो इतना वायलेंस देखने के बाद जनवरी 6 पे वो ट्रम्प के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, लेकिन ये लगता है कि जो रिपब्लिकन जो अवाम है वो अभी भी ट्रम्प के साथ खड़ी हुई है, और जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो ट्रम्प के खिलाफ वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये जो इम्पीचमेंट है ये फेल हो जाएगी सेनेट में जाके। अच्छा। और वैसे भी एक रिवायत ही थी कि बस ट्रम्प अगली बार इलेक्शन ना लड़ पाए, क्योंकि अभी तो वैसे ही प्रेसिडेंट नहीं है। जहां तक दहशतगर्दी की बात है कि अमेरिकन कितना सीरियसली ले रहे हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। डेमोक्रेट्स और मीडिया जो है वो इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, रिपब्लिकन्स जो है वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल अब ऐसी बात बन गई है कि पाकिस्तान में कोई ऑपोजिशन की रैली हो रही होती है तो अगर गवर्नमेंट बोले कि यार इधर दहशतगर्दी का थ्रेट है तो ऑपोजिशन के लीडर कहते हैं यार ये आप खामखाई में हमें बता रहे हैं ताकि लोग हमारे नहीं है, हमारे लोग सामने नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा मजाक भी हो रहा है अमेरिका में इस दहशतगर्दी के थ्रेट का। ठीक है, इंडिया के हवाले से अब मैं बात करना चाहूंगा। इंडिया की जाने बड़ा झुकाव रहा, मोदी के हाथ की चाय भी पीते रहे, ओबामा भी पीते रहे, और उसके बाद रिपब्लिकन ट्रम्प भी पीते रहे। जो बाइडन ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़े एक्टिव नजर आते हैं, और उन्होंने एक बच्ची के साथ वीडियो भी उनकी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स को मुस्लिम्स कहना पड़ेगा खुद को, और वो ओपनली कहें हम उनके साथ खड़े होंगे। इससे लगता है कि वो ह्यूमैनिटी की जानिब उनका झुकाव ज़्यादा है। उनकी नायब सदर भी खातून है। इसको देखते हुए क्या इंडिया के साथ रवैया कैसा देख रहे हैं आप, जब इंडिया खुली खिलाफ वर्जियाँ करे इंसानी हकूक़ की कश्मीर के अंदर और दीगर जगहों पर? कि नायब सदर इंसानियत में बिलीव करने के साथ साथ एक इंडियन भी हैं, इंडियन माँ की बेटी हैं। ऑल्दो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो बाइडेन साहब का जो झुकाव होगा वो भी इंडिया की तरफ होगा, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका जो है वो उस तरफ झुक रही है, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट की वजह से। अमेरिका का जो आर्च राइवल है आज, पहले रशिया होता था, फिर अलकायदा होती थी, अब उनका जो आर्च राइवल है वो चाइना है, और इंडिया और चाइना का फड्डा है, और वो अमेरिका जो है वो इंडिया के थ्रू चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सो मे बी खैर इस हो सकती है, होती रहेगी। बिलाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमने एक ब्रेक लेनी है। आपने सुना अमेरिका की क्या सूरत हाल है, उस पर बिलाल लाखानी हमारे साथ अपने तजिए के साथ लाइव मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना हुमायूं और एक और एक्साइटिंग सेगमेंट में आपको वेलकम कहती हूँ। और आज मैं मौजूद हूँ एक यमनी रेस्टोरेंट में, जिसके ओनर यमन से आने वाले हमारे मेहमान भी हैं, यहाँ पर आके सेटल हुए हैं, और उनका नाम है बिसाम अब्दुल मालिक अल खालिद। जानेंगे उनसे उनकी कहानी कि वो पाकिस्तान क्यों आए, कब आए, कैसे आए, और आखिर में मैं आपको यहाँ का फूड भी ट्राई करके बताऊँगी और बताऊँगी कि यहाँ का फूड कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm okay. Fine. Okay, so tell us your story. अच्छा, हमें ये बताएं कि आप पाकिस्तान कब आए और आपको यहाँ आने का ख्याल कैसे आया? I come just for visit. मैं सिर्फ यहाँ अपनी फैमिली के हमरा घूमने आया था। मैंने यहाँ बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखी। मुझे इस्लामाबाद का लाइफस्टाइल पसंद आया। हम जब अरबी खाने की तलाश में निकले तो अंदाज़ा हुआ कि यहाँ असल अरबी खाना मैसर नहीं है। यहाँ के लोग अरबी खाने पसंद करते हैं, तो हमने उन्हें असल अरबी खाना मुतारिफ करवाया। ये हमारा आइडिया था। Okay, so how was the response from the people? लोगों का रिस्पांस कैसा रहा जब आपने ये रेस्टोरेंट खोला? The tradition of Yemen to Pakistan. Actually, according in this situation, हमने इसका आगाज 2020 में किया जब कोरोना पीक पर था, लेकिन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोगों को हमारा खाना पसंद आने लगा। अब उम्मीद है कोरोना जल्द खत्म हो तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्या वो यहाँ सेटल हैं? No, my family is in Egypt. My children. नहीं, मेरी फैमिली जॉर्डन में सेटल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ सेटल होने नहीं घूमने आया था, लेकिन मैंने जब पाकिस्तान में एक सुकून सा देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल मेरी रूह को ताज़ा कर देता है। कोरोना के बायस एयर स्पेस बंद होने की वजह से मैं जॉर्डन अपने बच्चों से मिलने भी नहीं जा सकता।
we delay everything, okay, to moving and everything for my children. And As you started your business in Corona, आपने कोरोना के दिनों में अपना बिजनेस शुरू किया, कितना मुश्किल सफर रहा? Set up a business in Pakistan. we just facing this and we manage it. हमने सूरत हाल के मुताबिक मैनेज किया। डाइनिंग इन बंद था, हम सिर्फ टेक अवेज और होम डिलीवरी कर रहे थे। बात सिर्फ कारोबार करने की नहीं है, पाकिस्तान की खास बात है कि जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। Welcoming and everything. What one message would you give? आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को क्या पैगाम देंगे कि वो भी पाकिस्तान आए और अपना कारोबार करें? बिजनेस You know, when you say about media, पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा मीडिया दिखाता है। comes from पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और रंगीन है। see this another image. It is not the पाकिस्तान के लोगों में यकजहती बहुत है। harmony is for everything. A lot of things I don't imagine it that's in Pakistan because you know, yeah. That's a reality check to our media. कि हमारे मीडिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। मैं जितने फॉरेनर से मिली हूँ सब एक ही बात कहते हैं कि मीडिया पाकिस्तान की गलत तस्वीर दिखाता है। When we visit in Pakistan, it's Yeah. not the same thing. Yeah, yeah. So that's a reality check to all our media. If I may ask you, what ऐसे नौजवान जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम would देंगे? be that one message to the youth who are watching? In business, you have this. कारोबार में challenge. आपको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। Another challenge. You share to face it. अच्छा कारोबारी बनने के लिए आपको मसाइल का हल तलाश करना आना You चाहिए। want to face any challenge and make solution for that. As you have already talked really good things about Pakistan. So have you traveled क्या आप पाकिस्तान घूमे हैं? to Pakistan? Have you seen it? Yeah, I visit many cities like जी हाँ, मैं यहाँ बहुत से शहर घूम चुका हूँ। Lahore and यहाँ लाहौर, कराची और शुमाली इलाका जा चुका हूँ। some borders like China borders. ज्यादातर मैं बॉर्डर्स पर जाता हूँ। चाइना बॉर्डर बहुत गया हूँ। मुझे फेरी मेडोज बहुत पसंद है। वहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून आता है। I go, I spend the most important meet place. Wonderful. Yeah. So now we are coming to the lighter part. How was जैसा कि आपने बताया कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। आपके खानों का मेन्यू क्या है? So what kind of menu you have in your restaurant? Yeah, actually we, as I told you, we specialize in Arabic food. Okay. हमारी खासियत यमनी खाने हैं। When I असली say अरबी खाने यमन के होते हैं। हमारा शेफ भी यमन से आया है। our chef from Yemen. Oh. Yeah. Okay, wonderful. So now I would like to. अच्छा अब मैं आपका रेस्टोरेंट देखना चाहूँगी और मुझे भूख भी बहुत लग रही है और खाना भी टेस्ट करना है। पाकिस्तानी अरबी खाने बहुत पसंद करते हैं। Talk about food. I would like to try the food and I would like to meet your staff and I would like to see the place. So It's our pleasure to test, inshallah, and you like it. Okay, so I can. मुझे यहाँ काफ़ी रंगीन खाने नज़र आ रहे हैं। क्या ये सब मुख्तलिफ डिशेज हैं? all different dishes. Yeah, we have this different dishes like madbi. This ये मंदी है और ये मदाबी कहलाता है। इनको पकाने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। इसको हम स्लो हीट पर पकाते हैं। chicken and एक तंदूर नुमा घड़े में इसको 22 घंटों के लिए रख दिया जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता पकता है। फिर इसे मुख्तलिफ मसाला जात और सॉसेस लगाए जाते हैं। Shall I start the heating? yeah, of course, please. Okay. This I will give you some of mandi rice Okay. with mutton to start. Yes, it's totally different. It has that charcoal flavor in it. And the stone. Okay, and cooking with this. Yeah. Okay, so ये चिकन है, now this इसका रंग chicken इतना has- soft why क्यों is it है? so red?
We make it in इसे भी खास तरीके से पकाया जाता है। इसका रंग मुख्तलिफ मसालों और रंग की वजह से सुर्ख है। food color. Okay, to make this. Okay, with this. So now I have to take the leg out of Yes, this by my hand. by your hand. You can take it now. This is totally different. Yeah. बहुत मज़े का जायका है। पाकिस्तानी और अरबी खानों और जायकों में बहुत फ़र्क है। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि लोग आपका खाना इतना पसंद क्यों करते हैं। Sure now the people must be loving this food. So I have tried the food and it's fantastic and delicious. And now tell me about the dessert that you serve here. Yeah, in our restaurant, actually, in the idea we make like mix between Yemeni dessert from other cities, north and south, and like this. So we provide another dessert like basbousa and ruz bil halib with the chocolate. Okay. Okay, and kunafa. It is my best. I favorite this dessert. So I highly recommend कि इससे बेहतरीन यमनी फूड अगर आपने इस्लामाबाद में ट्राई करना हो, so there's no any other place. इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अगले फिर किसी सेगमेंट में किसी नए मेहमान के साथ किसी नई जगह से फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। उम्मीद करते हैं आपने हमारा सेगमेंट एंजॉय किया होगा, लेकिन अब अगली बारी है अगली वर्चुअल खाना एंजॉय किया। हाँ, virtual खाना। We love the food though. आपने खाया नहीं था? मैं अब जाऊंगा ना खाने। अच्छा ठीक है, अगला सेगमेंट है जी हमारा माइंड मैटर्स का। वैसे तो वकार अहमद मलिक साहब हमें थर से एंटरटेन कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त सीरीज रिकॉर्ड करके आए, अब वापस आए हैं तो सोचा कुछ यहाँ के हवाले से भी उनसे जान लें। सो हिना न्याजी और वकार अहमद मलिक, ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, कहा यह जाता है कि बच्चे पैदाइशी तौर पर साइंटिस्ट होते हैं, तो बड़े होकर वो हम जैसे क्यों बन जाते हैं? देखिए, इसमें पैब्लो पिकासो ने ये कहा था कि बच्चे जो हैं वो पैदाइशी तौर पे आर्टिस्ट होते हैं जी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उनके अंदर वो जो आर्टिस्ट वाला है ट्रेट, उसको कैसे कंटिन्यू रखा जाए। इस पे जो एक बड़ी खूबसूरत बात कार्ल सैगन जो कि फिजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि दुनिया में हर इंसान जो है वो बेसिकली जो उसका स्टार्टअप है वो एज ए साइंटिस्ट होता है। और मैं इन दोनों बातों से एग्री करता हूँ कि वाकईतन वो बच्चा, वो उन्होंने भी बात थी कि बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पे आर्टिस्ट होता है, और कार्ल सैगन ने भी बिल्कुल कहा कि वो मतलब आर्टिस्ट भी होता है और साइंटिस्ट भी होता है। अब देखिए साइंटिस्ट किस तरह होता है कि आपने बच्चों को देखा होगा कि जनरली वो एक जिसको हम कहते हैं ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से एक बड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, कि दो बच्चे अगर हैं आपस में और आपस में वो किस तरह गुफ्तगू करते हैं कि ऐसा है ना कि मैं ना पुलिस वाला हूँगा, ठीक है, या हम पिंडी जा रहे होंगे, या हम ये कर रहे होंगे। अब आप जिन लोगों के घर में एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 बच्चे हैं, तो उनको ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता होगा ये सुनने में कि वो ये टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हाइपोथेसिस जो है ये सेट करते हैं, मफरूज़ा जिसको हम कहते हैं, जिसमें साइंस के अंदर मफरूज़ा पहले कायम किया जाता है, ठीक है, पहले मुशाहिदा फिर मफरूज़ा कायम किया जाता है और पूरी एक आगे फिर टेस्ट किया जाता है इन चीज़ों को। बच्चा जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त होती है, उसके बाद उसने जिस तरह मफरूज़े सेट करता है, हाइपोथेसिस सेट करता है, वो बहुत अच्छे, जिस तरह बिल्कुल साइंटिफिक उसी तरीके से। फिर जो उसकी एक जिसको कहते हैं ड्राइव फॉर डिस्कवरी जो है, आपने देखा ना कि बच्चा जो है नॉर्मली हमें क्या प्रॉब्लम होता है कि वो स्विच जो है जिसके अंदर उसने हाथ डालना है और आप पूरी कोशिश करते रहें, अच्छा जिस चीज़ से आप उनको मना करें वो ज़रूर करते हैं ना, उसकी वजह यह है कि उनके अंदर साइंटिस्ट वाली क्यूरोसिटी है, तजस्सुस है। साइंटिस्ट कौन होता है? उसके अंदर एक तजस्सुस होता है ना कि ये सब क्या है और मुझे इसको एक्सप्लोर करना चाहता है। अब जब आप उसको रोकते हैं तो उसकी क्यूरोसिटी को और ज़्यादा क्या कहते हैं, उसको एक आग लग जाती है और तजस्सुस और हवा पकड़ता है और वो उसने अंदर उसके सोच में हाथ डालना है। तो ये उसके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव होती है जो कि क्यूरोसिटी की ड्राइव होती है, तजस्सुस की। मुशाहिदा उसका बहुत ज़बरदस्त होता है, यानी हर वक्त वो आप देखते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन। वकार साहब ने अक्सर देखा होगा कि बच्चे बहुत इनोसेंट क्वेश्चंस भी हमसे पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। एग्जैक्टली, वो बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि एक बम्बारमेंट होती है क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस इतने ज़बरदस्त होते हैं कि मैं अभी आपको कल की एक मिसाल दूं कि वो छोटा बेटा है 6 साल का है, तो ऐसा ऐसा मेरे पास आया तो मुझे कहता है वो, क्योंकि वो पापा या वो नहीं कहता, वकार ही कहता है,
तो वो मुझे कह रहा है कि वकार ये NRO क्या होता है? अब मैं NRO और मैं यकीन करें मैं मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं मतलब उसकी पॉलिटिकल एक जो भी है अब मैं तो 6 साल के बच्चे को कैसे समझाऊं NRO क्या? उसने कहीं न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा वो खैर मैंने उसको एक उसकी एक हम उम्र बच्चे के हवाले से एक मिसाल देके समझा दिया क्योंकि आप कभी भी बच्चे के सवाल को चाहे आप ये समझे कि आपके जवाब में ऐसे लफ्ज़ हैं या ऐसी क्या कहते हैं तरकीबात हैं जो बच्चे को तो समझ नहीं आ सकती लेकिन अगेन मेरा अपना इस पे मौक़िफ़ ये है कि आपको जवाब हर सूरत में देना चाहिए चाहे उसको समझ आए या ना आए जवाब हर सूरत में देते रहें आधा उसको समझ आएगा आधा बाद में समझ आ जाएगा लेकिन आप ये ना कभी करेंगे उसका कि बेटा चुप करो या मुझे नहीं पता उनको डांटे भी नहीं और फिर यह है कि दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनके अंदर एक खास ट्रेड ये होता है बड़े साइंटिस्ट जितने बड़े साइंटिस्ट है वो चाहे न्यूटन है चाहे वो आइंस्टाइन है बड़े उनके अंदर जो सबसे मेरी नज़र में जो सबसे पावरफुल चीज़ जो कुदरत ने उनको दी है वो है उनकी पावर ऑफ लाइक इमेजिनेशन। आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको देख लें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देख लें जो कि आइंस्टाइन किया या न्यूटन के एक्सपेरिमेंट थॉट एक्सपेरिमेंट्स देख लें वो तमाम के तमाम आपको ये चीज़ बताते हैं कि कितने हाईली इमेजिनेटिव लोग थे ये क्या हम तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते साइंस या उसको थ्योरेटिकल उसमें लेके आना तो बहुत बाद की बात है पहले जो चीज़ थी इसी वजह से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब 1905-6 में आई थी मतलब उसको कोई बंदा सीरियस ही नहीं लेता था क्योंकि वो सारे इमेजिनेटिव फर्क था वो कहते यार ये क्या है इसने मतलब ये जब तक वो चीज़ें साबित नहीं तो कह रहे हैं कि मतलब वो इमेजिनेटिव होते हैं साइंटिस्ट बच्चे हाईली इमेजिनेटिव होते हैं इतने इमेजिनेटिव होते हैं कि उन्होंने अपने इमेजिनेटिव फ्रेंड पाल रखे होते हैं आपको पता बच्चे ने एक आदमी उनका कोई ना कोई दोस्त होता है जिससे फेरी है मेरा फ्रेंड है एग्जैक्टली वो ना उनको नजर आ रहे होते हैं उनसे लड़ झगड़ भी रहे होते हैं उनसे खेल भी रहे होते हैं और समटाइम्स तो आपको पता है कि वो अपने साथ वो जो सीट है उसमें बैठने भी नहीं देते किसी को ये सोफे पे कि नहीं बैठा हुआ है तो ये तो इमेजिनेशन का आप अंदाजा लगाएं कि कितने हाईली इमेजिनेटिव होते हैं सो हमारी जो बुनियादी जो आपने वो बात स्टार्ट की थी तो हम ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पैदाइशी तौर पे साइंटिस्ट होते हैं बिल्कुल यानी हम देखते हैं कि बच्चों में वो मुकम्मल तौर पे आगे जाके जब हम सवालों के जवाब नहीं देते बहुत सारे हमारे रवैयों की वजह से उनके अंदर वो साइंसी तर्ज फिक्र जो है वो दम तोड़ना शुरू कर देता है या कम हो जाता है अदरवाइज एक बच्चा जो है उसी तरह ऑब्जर्वेशन के हवाले से ज़बरदस्त हाइपोथेसिस वो हर वक्त इतने ज़्यादा सेट करता है खेल में अगर आप देखें साइंटिफिकली कि वो किस तरीके से हर चीज़ में हर मफरूज़े कायम करता है लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मफरूज़े कायम करता है मैंने जिस तरह कहा है कि वो एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है हर वक्त इस्तेमाल करता है और इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होता है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा और जब आपकी इमेजिनेशन होती है तो आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं बिल्कुल नए आइडियाज आपके माइंड में आते हैं बिल्कुल दुआ करनी चाहिए कि बच्चे हमारे जो हैं वो उनके अंदर ये चीज़ कायम रहे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब थैंक यू हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट की जिसमें हम सुबह सुबह आपको कुछ अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं ताकि आप फिट और गाने गवा के हम आपको पहले खाना खिलाया फिर गाने गवाए अब हम आपको फिट करेंगे अब खुशी से जाते हैं खुशी बट हमारे से बहुत खुशी ओवर टू यू जल्दी से कोई अच्छी सी एक्सरसाइज बता दें ओके अर्मिला थैंक यू सो मच मैं आपको आज लेग्स की एक्सरसाइज बताऊंगी और व्यूअर्स को डिफरेंट एक्सरसाइज बताऊंगी जो इजी भी होंगी और घर पे इजीली कर सकते हैं फर्स्ट अपने 2 एक्सरसाइज इकट्ठी करनी है लेग्स वाइड करने हैं टोज बाहर पॉइंट करना है जैसे बैठना है ओपन अप योर नीज एंड स्टैंड अप एंड क्रॉस स्विच टू लंज पोजिशन देन अदर साइड देन sumo squat then switch breathe in breathe out and then squat आपने जैसे बैठना है ब्रीद इन करना है खड़े होना है ब्रीद आउट करना है सेम गोज विद द लंजेस ब्रीद इन ब्रीद आउट ओके सेकेंड एक्सरसाइज इज वेरी इजी आपने ये आपके लैटरल पार्ट्स को हिट करेगा ओके लेग्स वाइड ब्रीद इन hips tight stomach tight as you stand up breathe in breathe out third one is on the floor okay feet toes को उठाना आपने ऊपर ले जाना है hips को और hips tight करने हैं breathe in breathe out करना है या विदाउट वेट्स भी कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और सिंगल लेग भी कर सकते हैं 10 each side okay the last one is same on the floor knees wide feet together lean forward stretch your hips back ये बहुत इजी एक्सरसाइज है आपने सिर्फ आगे झुकना है
बैक स्ट्रेट रखनी है, ब्रीद इन करना है और जब उठना है और ब्रीद आउट। बहुत इजी एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे इजीली कर सकते हो और ये एक्सरसाइज आपने एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक हिट करने हैं अपने लेग्स और प्रैक्टिस करते हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितना आप स्ट्रेस देंगे लेग्स पे, जिस मसल पे स्ट्रेस देंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच खुशी कि आप हमें एक्सरसाइज बताई थी सुबह सुबह और इतनी अच्छी और क्विक सी। अच्छा जी, अब अगली क्या टाइम खबर दे है? अच्छा, अगली खबर तो जबरदस्त है भाई। अगली खबर है हमारे पास PIA के एक पायलट के हवाले से। एक वीडियो आपने देखी होगी, बड़ी गर्दिश कर रही है और उस पर बड़ी बात हो रही है उस वीडियो को लेकर। ये बल्कि इन्होंने दिखा भी दी वीडियो। एलियंस आ गए हैं मैं बता रही हूँ, एलियंस आ गए। यार ये PIA के हवाले से आपको मालूम है कि PIA के पायलट थे, जहाज उड़ा रहे थे। अच्छा। और कहा यह जाता है कि कराची से लाहौर की गालिबन ये फ्लाइट थी, उसके बीच में जहाज उड़ाते हुए ये वीडियो है और इसमें इसकी ऑडियो भी, इनकी ऑडियो भी मौजूद जहाज है। उड़ाते हुए ये ये वीडियो 23 जनवरी के दौरान एक जो परवाज के दौरान मशकूक चीज उन्होंने देखी और 3 से 4 कहना चाहिए कि पायलट वहां पे मौजूद थे और मुल्तान और साहिवाल के दरमियान ये वजीर खारजा का मेरे पास दो सवाल के है। मेरे दो सवाल है। एक ये कि ये जो PIA वाले जहाज उड़ा रहे थे, ये जहाज उड़ाते हुए वीडियो क्यों बना रहे थे? मतलब दिस इज समथिंग, मतलब आप जहाज पे तवज्जो दें सामने ब्रो। किसी चीज में ठुक भी सकता है। मतलब हाँ, जहाज है को मजाक है कि आपने चलते चलते वीडियो बना ली। दूसरा सवाल जो सोशल मीडिया पहले का पे, जवाब मैं दूंगा आपको, दूसरा पूछिए। जो दूसरे चीजें हैं कि भाई अगर आप आ गए हैं, अगर ये एलियंस है, इससे पहले भी बस आपको बता के आना चाहिए था। बता के आना चाहिए भाई, हमारे पास पहले मसले चल रहे हैं। पहले लोग मेहमानों से परेशान है, ऊपर से कोरोना की सूरत हाल। एक तो ये कि आई होप कि एलियंस मास्क वगैरह लगा के आए होंगे, लेकिन दिलचस्प वीडियो इस पे तहकीक हो रही है और पायलट साहब ये भी कहते हैं कि रोशनी निकल रही थी। नहीं भाई, ये पायलट साहब इन पे जरा नजरखानी करने की जरूरत है कि आप जहाज उड़ाते हैं वीडियो नहीं बना ऑटो पायलट पे होगा ना, नए जहाज हैं हमारे। अच्छा, इसके सोशल मीडिया पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जी मुल्तान और साहिवाल को उन्होंने लिंक किया शाह महमूद कुरैशी साहब से कि जी कोई खारजा पॉलिसी डिस्कस करने आए थे। कोई कहता है फवाद आलम की सेंचुरी नहीं। मीमर्स जितने भी हमें देख रहे हैं, आपसे मेरा गिला है, इस पे मीम्स कम आई हैं, ज्यादा नहीं चाहिए। हम कल दोबारा डिस्कस ऐसे टॉपिक्स में मीम्स चाहिए होती हैं। दूसरी जानिब मलेशिया में हमारा जो एक तैयारा PIA का खड़ा था, आज की एक्सप्रेस की स्टोरी भी हमारी, $70 लाख हमने दिए और बोइंग 777 पाकिस्तान फाइनली वापस आ रहा है और इसके अलावा सिर्फ पार्क करने के लिए हमने 52 लाख किराया भी दिया वहाँ पे। सो ये बड़ा एम्बैरेसिंग भी था। दूसरी जानिब हमारे पायलट्स वीडियोस भी अच्छी बना रहे हैं। सो दिस वाज अ न्यूज़ एक्चुअली। हमने सोचा आप अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा जरा, आपको क्या लगता है एलियंस क्यों आए हमारी तरफ? एलियंस अटैक करने हैं। मैंने जितनी सुपर हीरो हम यहाँ से जाना चाहते हैं, एलियंस हम भी एलियंस की जगह चले जाते हैं। अच्छी उड़न तश्तरी आपने देख ली है और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा और आपने हमें फीडबैक देना है। एज यूजुअल हम कहते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और हमें मीम्स चाहिए इसके ऊपर। गाइस आपने मीम्स बनानी है, कल हम इसको शामिल करेंगे आपको। वी सो वांट टू नो कि आपके ख्याल में क्यों आए एलियंस एंड व्हाट दे वांट अस, यू नो, व्हाट पाकिस्तान से और जमीन से क्या चाहते हैं, इस पे हम बात करते रहेंगे। इसी के ऊपर हम प्रोग्राम अपना खत्म करते हैं। कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।